हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस फॉर एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस इन आवर डेली आंसर राइटिंग सेशन। ओके। और जो लोग नए हैं अगेन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है डेली जो है मंडे टू सैटरडे 11 AM पे 2 क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चंस या तो रिपीटेड थीम से होते हैं, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप देखोगे अगर एनालाइज करके तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की थीम होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो या तो रिपीटेड थीम वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और फिर इनको हम जो है 9 PM पे डिस्कस करते हैं, और साथ साथ 9 PM पे डिस्कस करने के साथ साथ जो आपके कुछ अच्छे आंसर्स होंगे वो भी दिखाते हैं। ओके। हालांकि आज अभी थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था, तो इसीलिए आज मैं कोई आंसर अभी लास्ट में चेक करके नहीं दिखा पाऊंगा। बट अगेन अगर आपने कोई आंसर लिखा है तो प्लीज़ उसको प्रेप आईएएस, जस्ट लेट मी राइट इट और मोर क्लियरली, प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप। ठीक है। ये ग्रुप है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन ग्रुप। आप इसको ज्वाइन करिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, हम लोग आपको इसका लिंक सेंड कर देंगे। आप ये ग्रुप ज्वाइन करिए, आप इसमें अपने आंसर डालिए, दूसरे लोग भी आपके आंसर देख के रिव्यू कर देंगे। ठीक है। एंड अगेन देखिए, ये सेशन से फ़ायदा आपको दोनों तरीके से है। आपको आंसर राइटिंग तो आएगा ही, साथ में आपका कंटेंट भी बिल्ड होगा। ठीक है। तो प्लीज़ डू अटेंड दी सेशंस। ठीक है। डेली, ट्रस्ट मी, डेली यहाँ पे आप 9 से 9 to 9:30, 9 to 9:30 30 मिनट्स दीजिए बस डेली। खाना खाते हुए देख लीजिए आंसर राइटिंग सेशन। ठीक है। तो आपको ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंटेंट भी मिल जाएगा अपने मेंस के लिए, प्लस आपकी आंसर राइटिंग का आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर करना है और कैसे उनको प्रेजेंट करना है। तो आज एथिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2020 से लिया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। ओके। और ये 10 मार्कर होता है, इट इज 10 मार्कर। ठीक है। इट इज 10 मार्कर। तो हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ पर्सन्स विजडम एंड कंसाइंस एंड दैट कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट। तो बहुत सिंपल है, दैट हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कंसाइंस एंड दिस इन टर्न कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट। ओके। ये एक नेशन का स्पिरिट जो है पॉइजन कर सकता है। तो आई थिंक बड़ा ही कोट आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। नाउ आपसे क्या पूछा है, डू यू एग्री विद दिस व्यू एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो आप बताइए कि क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। अगर आप बोलते हैं हाँ मैं एग्री करता हूं तो जस्टिफाई करिए। और जस्टिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स दीजिए, एग्जाम्पल्स दे के आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा। इनफैक्ट इसका देखिए डिटेल में मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से लिख सकता है। एथिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ ब्रॉड चीजें सेम होती है, बट मोर और लेस सब लोगों को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। बट देखिए, जो पहला आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा उसमें आप बताओगे हेट्रेड के बारे में। ये जो कोट है कि क्या ये कन्वे करना चाहता है। तो शुरुआत में जब भी कोट वाले क्वेश्चन आपको आए, प्लीज टेल व्हाट दिस कोट वांट्स टू कन्वे। राइट। सो दिस कोट वांट्स टू कन्वे दैट अगर 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 जैसे लोगों हेट्रेड होगी तो हेट्रेड के कारण लोगों का जो डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट है, वो क्लाउड हो जाता है। कंसायंस है, अब बताओ, देखो क्या चीजें, दो चीजें बोली है यहां, विजडम एंड कंसायंस। देखो, कंसायंस मतलब जो हमारा इंटरनल मोरल कंपास होता है, जो हमें बताता है ये सही है या ये गलत है। विजडम, विजडम मतलब जो हमें एक्सपीरियंस से चीजें समझ में आती हैं डिसीजन मेकिंग में, कि हमारे पास नॉलेज है, एक चीज होगी। पर विजडम होगा कि हम उस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं अच्छे तरीके से, वो विजडम हो गया। तो कंसायंस और विजडम, ये दोनों को जो है, तो आप इस तरीके से बताओगे कि विजडम और कंसायंस एक आदमी को गाइड करता है, एक पर्सन को गाइड करता है अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए। और अगर जब वो हेट्रेड, जब उसके अंदर हेट्रेड की फीलिंग होती है किसी भी चीज के लिए, तो उसका विजडम और कंसायंस जो है वो क्लाउड हो जाता है, उस पर जो है पर्दा पड़ जाता है। तो क्या होता है, वो जो डिसीजंस लेता है वो गलत डिसीजंस लेता है। और ऐसे में क्या होता है कि इट पॉइजन्स अ नेशंस स्पिरिट। इट कैन, हाउ इट कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट। अब बताओगे कि कैसे एक फिर पर्सन जो एक हेट्रेड में
या तो वो जो है एक दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, अगर लीडरशिप पोजीशन में है देन ही कुड इन्फ्लुएंस अदर्स, और अगर वो किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट हेटरेट करता है तो दूसरी कम्युनिटी में भी हेटरेट क्रिएट होती है, ठीक है। तो एक की तरफ से हेटरेट आएगा तो दूसरी की तरफ से भी हेटरेट आएगा। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ यू कैन गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। अगर आपने कुछ देखा हो कि कैसे आपने देखा हो कोई अपना फ्रेंड के बारे में जिसने हेटरेट में कुछ ऐसा जो अपना मतलब हेटरेट में ऐसा काम किया जिसमें उसका कंसाइंस या विजडम क्लाउड हो गया, तो पर्दा पड़ गया, तो उसने कुछ गलत काम कर दिया हेटरेट में। तो ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल दे सकते तो वो दे दो। अगर ये नहीं दे सकते तो फिर आप एक एग्जाम्पल दो नेशन का, नेशनल लेवल पे, जैसे जर्मनी अंडर हिटलर। इनफैक्ट आप हिटलर का एग्जाम्पल दो, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ हिटलर। हिटलर, नाउ हिटलर का क्या था, ही हैड हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज, ओके। हिटलर में ज्यूज के अगेंस्ट हेट्रेड थी, और फिर हिटलर ने जो जिस तरीके से पूरे जर्मनी का जो कंसाइंस, जो पूरा नेशन का स्पिरिट है, उसको आपने देखा कैसे पूरे नेशन में एक जो अपनी अपने लिए वो क्रिएट किया, और पूरे नेशन में ये हेट्रेड फैला दिया पूरे जर्मनी नेशन में, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या चीजें की उन्होंने, आपको पता है, कंसंट्रेशन कैंप्स, ये सब चीजें आप बताओगे तो अब बहुत क्लियरली आपने हाईलाइट कर दी कि कैसे हेट्रेड से एक पर्सन ने, जो है हिटलर ने, जिसका ज्यूज के अगेंस्ट हेट्रेड था, किस तरीके की एट्रोसिटीज की ज्यूज के अगेंस्ट, ओके, कंसंट्रेशन कैंप वगैरह जो नॉर्मली मतलब बहुत ही इनह्यूमेन है, जो 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 शो करता है कि हिटलर की कंसाइंस उस वक्त जो है हेट्रेड के कारण जो है ढक गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो एग्जाम्पल। सो हिटलर का एग्जाम्पल इज एन एप्ट एग्जाम्पल, ओके। अगर पर्सनल लाइफ से भी कुछ आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो यू कैन गिव इट एज एन एडिशनल एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी फिर कंक्लूजन देखो 10 मार्क का है तो ज्यादा नहीं होगा, इतना मैं बोल रहा हूं, पर आप पेपर पे लिखने जाओगे तो इट वुड इजीली गो टू अप टू अराउंड 150 वर्ड्स तक आराम से पहुंच जाएगा ये, ठीक है। और देखो इसमें ज्यादा टाइम नहीं होता एथिक्स के पेपर में, तो ज्यादा इंस्टेड ऑफ राइटिंग ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ी चीजें, आप कम चीजों में लिखो बट इम्पैक्टफुल लिखो, ठीक है। नाउ कंक्लूड, you could conclude with focusing on spreading love and peace in place of hatred, right? एक कोट से भी कंक्लूड कर सकते हो, कैसे? तो यू कैड यूज लाइक इस टाइप का कोट यूज कर सकते हो, दैट डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट, ठीक है। तो इस टाइप का कोट प्लीज आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फटाफट आंसर कर सकते हो, ओके। यू कुड आंसर इट वेरी क्विकली। अगर मैंने आपको देखो लेस देन 10 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दिया है तो यू कुड सर्टेनली आंसर इट वेरी क्विकली। बस यही चीज होनी चाहिए आपके दिमाग में कि अगर ऐसा कोई भी कोट बेस्ड क्वेश्चन आया तो क्या करना है, इंट्रोडक्शन में उस कोट को एक्सप्लेन करो अच्छे से इलैबोरेट करके, फिर एक एग्जांपल देते हुए उसको जस्टिफाई कर दो, और कंक्लूजन में एक अच्छा पॉजिटिव कोट से एंड कर दो। बस इतना करना है, आपका फटाफट हो जाएगा इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस। मतलब ट्रस्ट मी, अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है, आप अब जाके दूसरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। ट्रस्ट मी, 5-6 मिनट के अंदर आपका 10 मार्कर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काफी टाइम, जो 2 या 3, जो इनफैक्ट 4 तक क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 4 क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके सेक्शन ए होता है GS4 का, तो 4 क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, आपका बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम, केस स्टडी। सो दिस इज अ केस स्टडी, और ये भी 2020 से उठाई गई है, ओके। 2020 से ये केस स्टडी उठाई गई है। तो बेसिकली इस केस स्टडी में आप चाहे तो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो, बट मैं आपके लिए समअप कर देता हूँ। इसमें बोल रखा है कि जो आप हो चेयरमैन ऑफ भारत मिसाइल्स लिमिटेड, और आपने काफी अच्छा काम किया है इसमें, और आपने जो है मतलब बहुत अच्छा काम किया है इसमें, ठीक है। और प्रधानमंत्री भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा वेपन बनाया है, ठीक है। डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आर्ट एंटी टैंक मिशन वेपन, मतलब इतना अच्छा और एडवांस्ड वेपन आपने जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई है, जो दूसरी इट वुड बी एनवी ऑफ एनी आर्मी, मतलब दूसरे नेशंस के पास भी नहीं, ठीक है। और आपका थिंकिंग ये है, यहाँ पे बताया है कि आप सोचते हो कि ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें दूसरे नेशंस को देना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें दूसरे नेशंस को देना नहीं चाहिए। अब बेसिकली यहाँ 2 ट्रेंड ऑफ थॉट हो सकते हैं, दूसरे नेशंस को क्यों नहीं देना चाहिए। एक आप सोचोगे कि ये टेक्नोलॉजी बस हमारे पास रहना चाहिए, तो एक तरीका, एक ट्रेंड ऑफ थॉट क्या हो सकता है इसका, कि ये सोचने का कि देखो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में 2 चीजें आ सकती है रीजन, कि क्यों एज चेयरमैन ऑफ भारत मिसाइल्स लिमिटेड हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की, ठीक है, जो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहा है, ये सब कर रहा है, बहुत तारीफ की है, प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ की है, ओके।
और सब आर्मीज को चाहिए वो टेक्नोलॉजी, पर हमारी सोच ये है कि हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए किसी को, राइट। जो स्टेटस क्वो है, बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री वेपन, वो चलते रहना चाहिए। अब ऐसी सोच होने के, आप खुद सोचोगे कि यार ऐसी सोच होने के क्या रीजन है? दो रीजन है। एक रीजन क्या हो सकता है? एक रीजन ये हो सकता है कि आप ये सोचो कि ये हमारा नेशन का पावर है, और जो चीज हमारे नेशन के पास है वो इतनी अच्छी चीज है, वो दूसरों को नहीं देनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारे नेशन का पावर दूसरों के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज आप क्या सोचोगे कि इसका मिसयूज किया जा सकता है, राइट। तो आप ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज सोचो, हो सकता है आप दोनों चीज सोचो कि एक तो हमारा नेशन का पावर भी और मिसयूज भी, बट ये दो प्राइमरी रीजन है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और तीसरा रीजन आता है कि क्यों ये जो चेयरमैन है ऐसा सोच रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो प्लीज राइट इट इन कमेंट्स। बट दो रीजन है, एक हमारे नेशन में सेल्फ रिलायंट है, तो हमें ही बस इस चीज को रखना चाहिए, किसी को देना शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारी फ्रेंडली कंट्री भी हो, राइट, चाहे वो हमारी फ्रेंडली कंट्री भी हो। ओके, तो ऑब्वियसली आपका सोच तो ये था, बट हो रहा है क्या? उसका उल्टा, ऑपोजिट टू दैट, ठीक है। बट अभी आप आगे देखना, क्वेश्चन आपके बारे में नहीं है, ना आपकी पर्सनल थिंकिंग के बारे में, क्वेश्चन किसी और चीज के बारे में, ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी। तो हो रहा है उसका अपोजिट, आस्किंग हिम टू डिस्कस द मॉडल, मतलब जो आपका एक डीजी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, उसने आपको बुलाया और कहा कि यार इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, जबकि आप तो सोच रहे थे कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक नेशन की पावर है और या तो इसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन बाद हुई कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हम इसको डबल करेंगे इसके एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। सो इट विल बी, दिस वुड गिव एन, अब ये लाइन जरूर ध्यान में रखिए, ये क्या फायदा होगा इसके एक्सपोर्ट करने से? इम्पिटस टू फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिजिनस वेपन इन द कंट्री। तो देखो कंट्री का फायदा है इसमें, कंट्री का ये फायदा है एक्सपोर्ट करने में, ये मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। ऑल्सो जो ऑल इंडिजिनस आर्म मैन्युफैक्चरिंग नेशंस हैव वेरी गुड रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड, ठीक है। तो जो हमारे सारे जो इंडिजिनस आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग नेशन जिनको हम दे रहे हैं, उनका सबका अच्छा रिकॉर्ड है। सो प्लीज ये चीजें ध्यान में रखिए, दोनों चीजें, ये फायदा है प्लस नुकसान भी, क्यों नहीं, क्योंकि सबका अच्छा रिकॉर्ड है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड में, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? एक फ्रेंडली फॉरेन कंट्री को, कोई रैंडम कंट्री को नहीं कर रहे, एक फ्रेंडली फॉरेन कंट्री को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या, तो आपको बोल दे कि आप चेयरमैन हो और आपके क्या व्यूज हैं ऑन दीज पॉइंट्स, दैट एज आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल नेशन लाइक इंडिया, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन आर्म्स ट्रेड। कि इंडिया जैसे रिस्पॉन्सिबल जो नेशन है जो आर्म्स एक्सपोर्ट का, तो आर्म्स एक्सपोर्ट्स में क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, क्या डायलेमास आते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट 5 एथिकल फैक्टर्स दैट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू सेल आर्म्स टू फॉरेन गवर्नमेंट। एथिकल फैक्टर्स बोला है, ठीक है, नॉट जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इट हैज सेड एथिकल फैक्टर्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं कहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हाईलाइट द मेन इशू, तो मेन इशू ये नहीं है केस स्टडी का कि आपकी थिंकिंग ये है और करना कुछ और चाहते हैं, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो आपका जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आर्म्स है, दैट कुड बी मिसयूज्ड। देयर इज अ कंसर्न दैट इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड में, मेन इशू ये है कि इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड में एक बहुत बड़ा इशू और कंसर्न ये है कि जो भी ट्रेड होता है, कई बार अगर जो वेपन्स हैं गलत लोगों के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इनसे ट्रेड कर लिया जाए, तो इट कुड थ्रेटन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, सो इट इज अबाउट इंश्योरिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ओके, और ये पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आर्टिकल 51 के अंदर कहा है कि इंडिया को जो है प्रमोट करना है एज अ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 51 में यही कहा है कि एज अ स्टेट इंडिया को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से कि इट हैज टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो मेन इशू यही है कि इसका, कि देखो आर्म्स है, आर्म्स का ट्रेड हो रहा है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आर्म्स का हमेशा मिसयूज होगा, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए भी आर्म्स का यूज किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, कई बार जो है एज अ डिटरेंट जो उसको यूज करते हैं, या कई बार पीस कीपिंग फोर्सेस है उनको आर्म्स प्रोवाइड करना, तो वहां पीस के लिए यूज किया जा सकता है। या फिर वायलेंस और मिसयूज किया जा सकता है ह्यूमन राइट वायलेशन पे, जैसे टेररिस्ट करते हैं, ठीक है, या कुछ और नेशंस करते हैं जो जिनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ओके, तो पूरा इशू यही है
प्लस इंडिया ने यूएन चार्टर साइन किया है, राइट। तो यूएन चार्टर के अंदर भी इंडिया का वो है, क्या बोलते हैं, कमिटमेंट कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने का। एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, हमें फ्रेंडली रिलेशंस भी मेंटेन करें। तो ये है पूरा इशू कि इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड जो है इट पोजेस अ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इफ इट इज नॉट कैरिड आउट प्रॉपर्ली। जबकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर आर्टिकल 51, एज वेल एज इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज अ कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू द यूएन अंडर द यूएन चार्टर, राइट। अब यहां पे आप आर्टिकल 51 देख सकते हो, नो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी से पॉइंट्स निकलेंगे। पहला तो आप प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हो गया। दूसरा, जब हम फ्रेंडली रिलेशंस की भी बात करते हैं, दोज शुड बी जस्ट एंड ऑनरेबल, ओके। ऐसा नहीं है कि किसी से फ्रेंडली रिलेशन नेशन से बनाने के लिए ये किया कि वो नेशन ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, वो लोगों पे जो है मतलब गोलियां चला रहा है और उसको उसी चीज के लिए हम जो है आर्म्स एक्सपोर्ट कर दे, वो नहीं करना है। हमें जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, जो कहा गया है कि हमें जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस बनाए। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कोई कुछ कितना भी कुछ भी कहे, आपको ना ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउ ऑल। अगर आप अपने आंसर में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स उसकी चीजें लाते हो, नो वन कैन डिस्प्यूट इट, ओके। कोई भी उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी नहीं डिस्प्यूट कर सकता, ठीक है। और लास्ट है टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी। तो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी भी हैं आर्म स्टेट को रेगुलेट करते हुए। there are many international treaties, ओके। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, तो बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो आर्म्स ट्रेड को जो है रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रेगुलेट करती है, इंश्योर करती है कि जो आर्म्स से गलत लोगों के हाथ में नहीं पड़े। एक क्या हो गया आपके, बहुत सारे हैं, जैसे एनपीटी हो गया, हालांकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो आपकी जैसे सॉल्ट हो गया, ये यूएस रशिया के बीच में, ठीक है। और सॉरी, ट्रेड के लिए जो दूसरी हो गई एनएसजी हो गया, ठीक है, वासेनार अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। एफएमसीटी फिसाइल मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ये एफएमसीटी यार जो आपके बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं, ये 4 जो एग्रीमेंट्स थे, आपको अगर याद होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इस टाइप की बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस हैं जो इंडिया को जो है फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्हीं, अब देखो इन्हीं चीजों को अगर आप माइंड में रखते हो तो आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हो। तो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन आर्म्स ट्रेड, क्या एथिकल इश्यूज है? पहले तो बताओ इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड एज रिस्पॉन्सिबल नेशन। कैसे बताओगे? जैसे न्यूक्लियर उसमें कि इंडिया न्यूक्लियर पावर है, उसके बाद भी बीइंग रिस्पॉन्सिबल, इंडिया की पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज, ठीक है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, ठीक है। दूसरा, इंडिया क्या करता है? इंडिया ने जो है मतलब जो इंडिया जो है फेवर करता है कंप्लीट डिसआर्मामेंट, ठीक है, न्यूक्लियर को लेके। प्लस प्रोलिफरेशन की बात करें तो इंडिया की तरफ से कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। सो इंडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, ओके। बाकी एथिकल इश्यूज, तो वन हैंड वी हैव टू इंश्योर फ्रेंडली रिलेशंस एज वेल एज वी हैव टू मेंटेन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इंश्योरिंग दैट आर्म्स आर नॉट मिसयूज्ड फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन, ensuring that arms trade enhances peace and security, ठीक है। जो ट्रेड हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए या टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है, या इनफैक्ट उसमें जो है ट्रेड फाइनेंसिंग है वो क्लीन होनी चाहिए, जहां स्टेट की फाइनेंसिंग और क्लीन, ऐसा नहीं कि टेरर फाइनेंस या ऑर्गेनाइज क्राइम का मनी उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर एथिकल इश्यूज है, इसको अगर आप ढंग से इलाबरेट करोगे, राइट, तो ये आपका अच्छे से आंसर बन जाएगा 4 पॉइंट्स में, ठीक है। और भी इथिकल इश्यूज हो सकते हैं, अगर आपको कोई और इथिकल इशू दिमाग में आता है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है। बट मेजर चीजें यही हैं कि हमें इंटरनेशनल जो इथिकल इश्यूज हैं, हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज भी फॉलो करनी है, हमें फ्रेंडली रिलेशंस भी मेंटेन करने हैं, हमें नेशनल इंटरेस्ट, जैसे क्योंकि एक्सपोर्ट करने से जो है नेशनल इंटरेस्ट बढ़ेगा कि जो इंडिजिनस आर्म्स डेवलपमेंट इंडस्ट्री को एक इम्पेटस मिलेगा, तो वो नेशनल इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। पीस और सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है क्योंकि डीपीएसपी में कहा है, ठीक है। और ट्रेड जो होगा वो क्लीन रहे, मतलब कोई पैसा टेरर फाइनेंसिंग या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ना जाए, राइट। तो ये तो एथिकल इश्यूज। अब इसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट पे कि क्या 5 एथिकल फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू सेल फॉरेन आर्म्स। तो ये तो मैंने लिखा है, बट इससे अच्छा तो बेस्ट है ये लिखो, दैट जो भी सेल करेंगे हम, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी,
जो भी जो सेलिंग होगी उससे जस्ट और ऑनरेबल रिलेशन होंगे। जब हम सेल करेंगे तो हम सारी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी जो आर्म स्टेट को रेगुलेट करती हैं और जिनको हमने एक्सेप्ट किया है वो सब फॉलो करेंगे। उसके बाद और क्या हो सकते हैं एथिकल इश्यूज, कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, क्या वो डिक्टेटरशिप है, इज इट अ डिक्टेटरशिप और इज इट अ डेमोक्रेसी, ये देखेंगे क्या वो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है। उस कंट्री का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड क्या है, ये देखेंगे। उस कंट्री में टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिंक्स क्या हैं, ये देखेंगे। तो उस कंट्री ने कितना रिस्पेक्ट किया है इंटरनेशनल लॉ को, राइट, कितना रिस्पेक्ट किया है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज वगैरह इसको, ठीक है, क्या है उसका रिस्पेक्ट। अगर कोई कंट्री है जो बहुत ही ज्यादा मतलब नोटोरियस है प्रोलिफरेशन के लिए, मतलब कि वहां पर टेक्नोलॉजी दी और वो टेक्नोलॉजी सब में फैला देगा, ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज को हम जो है नहीं देंगे, ठीक है। और उसका जो ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो वो 3 चीजें वहां की और ये 4 चीजें यहाँ की, आपके तो 7 पॉइंट्स हो गए। हालांकि इसमें से बेस्ट 5 पॉइंट्स आप छाट के लिख सकते हो, ठीक है। सो एंड लास्टली कंक्लूड की जो इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड है या जो आर्म्स है, तो उसका जो है जो आर्म्स है आपके, वो इनहेरेंटली जो है वायलेंस नहीं कॉज करते, बट जो लोग उन आर्म्स को वील्ड कर रहे होते हैं, जो लोग जिन लोगों के हाथ में जो वेपन होता है यानी जो तलवार है, तो खुद से नहीं, चक्कू जो है वो खुद से मतलब जो एक चक्कू को जो है अच्छे पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, सब्जी काटने के लिए या कुछ किसी को हार्म करने के लिए। तो इसी तरीके से आर्म्स के लिए भी है कि इंटरनेशनल आर्म्स जो है या तो उसको जो है अगर सही नेशन के हाथ में जाते हैं तो इट कुड बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बट गलत नेशन के हाथ में जाते हैं तो इट कुड अंडरमाइन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसीलिए एज एन रिस्पॉन्सिबल नेशन जो है इंडिया, तो इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आर्म्स ट्रेड करे इंडिया, सिमिलर जो इंडिया जैसे रिस्पॉन्सिबल नेशन है उनके साथ करे और इंश्योर करे कि वो आर्म्स ट्रेड पीस और सिक्योरिटी को जो है इंटैक्ट रखे, उसको जो है स्ट्रेंथन करे, ठीक है गाइस। तो अगेन देखिए आज थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो इसीलिए मैं जो है एक जो क्वेश्चन जो आंसर मैं डिस्कस करता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, बट डोंट वरी, प्लीज डू राइट दिस आंसर, ओके। आंसर लिखिए इसका, हो सकता है मैं अगले बार जो है उसको डिस्कस कर लूँ, ओके गाइज। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।